हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी पढ़ेंगे, विच इज कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका बेरक का प्रोविजन कहता है, whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act। कोई भी पर्सन अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है किसी भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट, कोई भी ऐसा रैश या नेग्लिजेंट एक्ट करके किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। ठीक है, 2 साल तक की सजा हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ, यानी 2 years और 2 साल की सजा हो सकती है, और फाइन हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, इतनी सी बात इसमें कही गई। अच्छा, अब इसको तो हमने समझ लिया कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है कोई भी ऐसा रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करके जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी सिंपल और रिगरस, दोनों में से कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है मैक्सिमम, या फिर फाइन, या फिर दोनों चीज। अब इसका एक बहुत ही फेमस या लैंडमार्क जजमेंट है जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। 2005 का ये केस है, मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर है ये केस। अब देखो इस केस में क्या हुआ था, कुछ फैक्ट्स हैं, पहले तो फैक्ट्स देखते हैं। डॉक्टर जैकब मैथ्यू अक्यूज्ड एंड अपीलेंट इन दिस एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन इन्होंने फाइल करी थी। ठीक है, अशोक शर्मा जो कंप्लेनेंट है, एंड रिस्पोंडेंट टू, ये रिस्पोंडेंट टू है, रिस्पोंडेंट 1 हमारा पंजाब स्टेट है। ठीक है, जीवन लाल जो कि रिस्पोंडेंट के फादर हैं, एडमिटेड टू सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना, इनको एडमिट किया गया इस हॉस्पिटल में। वन नाइट जीवन लाल वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रिस्पोंडेंट्स ब्रदर कॉल्ड द नर्स, रिस्पोंडेंट के ब्रदर ने जो है नर्स को बुलाया। नो कोई डॉक्टर उस वक्त 25 मिनट तक अवेलेबल नहीं था वहां पर। डॉक्टर जैकब मैथ्यू एंड डॉक्टर एलन जोसेफ केम, द ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड वाज एम्प्टी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया गया वो खाली था। ठीक है, नो अरेंजमेंट्स टू मेक द ऑक्सीजन सिलेंडर फंक्शनल, कोई भी अरेंजमेंट्स जो है वो नहीं किए गए ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर को फंक्शन में लाया जा सके। दे वेस्टेड 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट उन्होंने वेस्ट किया, जिसके बीच में पेशेंट की मौत हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, कंप्लेनेंट ने फाइल किया, यानी अशोक शर्मा ने फाइल किया जो केस एफआईआर फाइल करी अंडर सेक्शन 304A रैशनल नेग्लिजेंट एक्ट और 34 आईपीसी, यानी कि कॉमन इंटेंशन। क्यों? दोनों लोगों का यहाँ पर, दोनों डॉक्टर्स को लेकर के, कि दोनों डॉक्टर्स का कॉमन इंटेंशन था, मतलब उन्होंने ये जो एक्ट किया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किया। फॉर ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाय द अक्यूज्ड, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के नाम पर जो है इन्होंने केस फाइल कर दिया उनके ऊपर, मतलब एफआईआर दर्ज करा दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड ऑफ 304A आईपीसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यानी कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट भी कर दिया कि 304A लगा दिया इनके ऊपर रैशनल नेग्लिजेंट एक्ट के लिए। Further, the revision petition by the accused was also dismissed by the Sessions Court. Revision petition जब accused ने फाइल करी सेशन कोर्ट में तो उसको डिसमिस कर दिया गया, हाई कोर्ट ने भी रिविजन पेटिशन को डिसमिस कर दिया। Therefore, ये वाली जो अपील है ये स्पेशल लीव से लाई गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। इतनी बात, इतने फैक्ट्स जो हैं जानने के लिए काफी है। अभी क्या रेशियो था, मतलब डिसीजन क्या आया? ठीक है, तो मेयर डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोफेशनल प्रैक्टिस इज नॉट नेसेसरली एविडेंस ऑफ नेग्लिजेंस। सिर्फ कुछ डेविएशन हुआ नॉर्मल प्रोफेशनल प्रैक्टिस से कि ऑक्सीजन सिलेंडर उस वक्त नहीं मिला, ये कोई एविडेंस नहीं है कि नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है। मेयर एक्सीडेंट इज नॉट एविडेंस ऑफ नेग्लिजेंस, सिर्फ एक एक्सीडेंट जो है वो भी नेग्लिजेंस नहीं हो सकता। एन एरर ऑफ जजमेंट बाय अ प्रोफेशनल इज नॉट नेग्लिजेंस। एक अगर एरर ऑफ जजमेंट है किसी प्रोफेशनल, भाई डॉक्टर प्रोफेशनल है, अगर उनके द्वारा कोई एरर ऑफ जजमेंट है तो वो नेग्लिजेंस की श्रेणी में नहीं आता है। सिंपली बिकॉज अ पेशेंट हैज नॉट फेवरली रिस्पॉन्डेड टू अ ट्रीटमेंट गिवन बाय फिजिशियन और सर्जरी हैज फेल्ड। भाई एक पेशेंट ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। भाई जब ऑपरेशन होता है किसी पर्सन का, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए समझना,
अगर किसी पर्सन का ऑपरेशन होता है तो उसमें डॉक्टर्स जो है कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि इतनी पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब सॉरी पर्टिकुलर नहीं, इतने परसेंटेज पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है और इतने परसेंट है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हर एक पर्सन की, हर एक पेशेंट की बॉडी डिफरेंट डिफरेंट होती है, इस वजह से जो है कंसेंट लेटर भी आप देखोगे साइन कराया जाता है उनके, मतलब जो आपके रिलेटिव्स होते हैं जिसका पेशेंट, सॉरी मतलब जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है, उसके जो घर वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है कि भाई जो भी कुछ इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए हम लाइबल नहीं होंगे। तो इसमें ये कहा गया कि हर पेशेंट की बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है, कोई भी अगर पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन हो रहा है या कोई मेडिसिन वगैरह अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड उस पेशेंट ने नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था। सर्जरी फेल हो गई तो डॉक्टर को इस बेसिस पर लाइबल नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि आप मतलब द डॉक्टर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल पर से बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटा। इनको इसलिए जो है डॉक्टर को सीधे लाइबल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अप्लाई किया बोलम टेस्ट। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछ लिया जा सकता है कि कौन से जो है केस में बोलम टेस्ट को अप्लाई किया गया था। To determine whether 304A IPC would apply or not. As per the Bolam test, the standard to be applied for judging whether the person charged has been negligent. Bolam test में क्या होता है, ये चीज़ पर्टिकुलर मतलब देखा जाता है कि क्या पर्सन, जिस पर्सन ने एक्ट किया है या जो पर्सन चार्ज किया गया नेग्लिजेंट एक्ट, क्या वो वाकई में नेग्लिजेंट था। would be that of an ordinary competent person exercising ordinary skill in that profession. भाई अगर कोई पर्सन, जैसे कोई मान लो डॉक्टर है, ठीक है, अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहा है, जैसे हम डॉक्टर से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, कोई भी डॉक्टर है तो उसे इंजेक्शन लगाना आता है, ठीक है, या वो उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज चढ़ाना आता है। इस तरीके की चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से कि उसे आती है। मतलब एक डॉक्टर ऑर्डिनरी कॉम्पिटेंट पर्सन, एक ऑर्डिनरी डॉक्टर का कितना मतलब कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, कि वो ये पर्टिकुलर एक्ट वो कर सकता है। तो बोलम टेस्ट से ये पता चलता है। क्लियर डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सिंपल लैक ऑफ केयर इनकरिंग सिविल लाइबिलिटी। सिंपल अगर लैक ऑफ केयर है तो सिविल लाइबिलिटी, एंड वेरी हाई नेग्लिजेंस विच इज रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल केसेस। और नेग्लिजेंस एक ऐसी डिग्री पर था जहां पर जो चीज फिर क्रिमिनल केस में चली जाएगी। टू अप्लाई 304A IPC, 304A को अप्लाई करने के लिए द एक्ट मस्ट बी रेकलेसली और रैशली और ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से नेग्लिजेंट होना चाहिए, बहुत ही रैशली नेग्लिजेंट होना चाहिए कोई एक्ट अगर 304A IPC किसी के ऊपर लगाना है तो, विच नो ऑर्डिनरी प्रोफेशनल वुड डू, जो कि कोई ऑर्डिनरी प्रोफेशनल नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। knowing that it could have serious consequences. It is not the case where the accused was not a doctor qualified to treat the patient whom he agreed to treat. भाई देखो, इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर ने ऐसा नहीं था कि डॉक्टर वहाँ पर क्वालिफाई नहीं था और उन्होंने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो है अपने पास रख लिया। हम तब 304A IPC अप्लाई करें कि आपको पता नहीं था, मतलब आप मतलब आपको इतना नॉलेज नहीं है। जैसे मान लो कोई सर्जन है, अब सर्जन के पास अगर हम आँख का इलाज कराने जाएंगे तो वो आँख का इलाज कर पाएगा क्या? और अगर हम गए सर्जन के पास आँख का इलाज कराने के लिए और उस सर्जन ने रैशली एक्ट करके, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करके आपके आँख का मान लो ऑपरेशन कर दिया, तो हम उसको रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के लिए एक बार के लिए लाइबल, क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर ला सकते हैं कि आपने एज सर्जन होने के बावजूद आपने ये वाला काम करा। बट ऐसे जो है हम लाइबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये केस ऐसा नहीं है जहाँ पर डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं था पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जिन्होंने उसको अग्री किया ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर बिल्कुल क्वालिफाइड थे। इट इज़ अ केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ पर सिर्फ गलती इस बात की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल हैविंग फेल्ड टू कीप अवेलेबल अ गैस सिलेंडर और बिकॉज ऑफ द गैस सिलेंडर बीइंग फाउंड एम्प्टी। यहाँ पर ये सिर्फ एक केस है कि हॉस्पिटल में मतलब गैस सिलेंडर नहीं था, गैस सिलेंडर या खाली था, या फिर हम उसे अवेलेबल, मतलब जो हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ हैं वो उसे अवेलेबल नहीं करा पाई। देन प्रोबेबली द हॉस्पिटल में बी लाइबल इन सिविल लॉ। यहाँ पर हॉस्पिटल को हम सिविल लॉ के लिए लाइबल कर सकते हैं, बट द अक्यूज्ड और अपेलेंट कैन नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर सेक्शन 304A IPC ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द बोलम टेस्ट।
लेकिन हम अक्यूज्ड या फिर अपेलांट को इसलिए उसको उसके ऊपर जो है 304A IPC नहीं लगा सकते। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक्विट कर दिया, 304A IPC नहीं लग सकता। ठीक है, आप मतलब सिविल लॉ के अंदर आप अगर इन्हें चार्ज करवाना चाहें तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर इनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं लग सकती। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बोलम टेस्ट। बोलम टेस्ट की तरफ से अगर हम देखें, इसलिए देखो बोलम टेस्ट क्या होता है, एक बार फिर से समझ लो। बोलम टेस्ट वो होता है कि कोई पर्सन अगर है, मतलब कोई डॉक्टर है, तो वो जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर कितना कॉम्पिटेंट है अपना काम करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है, और किस तरीके से उसने अपने जो है स्किल को एक्सरसाइज किया, ये सारी चीज़ें बोलम टेस्ट में देखी जाती है। यहाँ पर तभी तो कहा गया ये वो केस नहीं है जहाँ पर अक्यूज डॉक्टर वो उतना क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था कि वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर पाए। डॉक्टर तो पूरा क्वालिफाइड था, यहाँ पर गलती सिर्फ इतनी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, या फिर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पाया गया, गलती सिर्फ इतनी थी। तो अगर डॉक्टर पूरी तरीके से क्वालिफाइड था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर डॉक्टर क्वालिफाइड ना होता और फिर अगर ऐसा कुछ एक्ट हुआ होता, कुछ भी एक्ट हुआ होता, फलाना ऑपरेशन वगैरह हो गया होता, उसमें अगर डेथ हो गई होती किसी पर्सन की, तो फिर इसको यहाँ पर 304A IPC को लगाया जाता, क्रिमिनल चार्जेस होते। क्योंकि जब आपको पता था कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो आपने ये काम किया कैसे, एज पर बोलम टेस्ट। बट जब डॉक्टर क्वालिफाइड था अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जिसको उसने कहा कि ठीक है मैं ट्रीट करूंगा, और वो ट्रीट करने के लिए क्वालिफाइड था, तो यहाँ पर कोई भी केस नहीं बनता है। ठीक है, बस यहाँ पर गलती इतनी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो कि सिविल केस में जाएगा और क्रिमिनल केस में नहीं जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 304A IPC, और ये वाला केस आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।